नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा का एक सुंदर सा रेखा चित्र जो एक प्यारी सी घोड़ी के ऊपर बनाया गया है उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है रानी, लेखिका है महादेवी वर्मा। जन्म सन 1907 ईस्वी, निधन सन 1983 ईस्वी। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको जीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र जीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रत्नाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रत्नाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर, गंभीर, दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। कवयित्री, कवयित्री, ठीक है, याद रखना है इस शब्द को, कवि और कवयित्री। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रत्ना के द्वारा उत्तम गद्यकार यानी कि रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, उनके 2 साथी निक्की और रोजी, जिसमें निक्की जो नेवला है और रोजी यानी एक कुतिया है छोटी सी, के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावपूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। सुंदर से रेखा चित्र इन्होंने लिखे हैं। सोना हिरनी, गिल्लू। सोना हिरनी में एक सुंदर सी हिरनी उनके पास थी, उसका वर्णन है। गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी, खिसकोली, गिलहरी के बच्चे को उन्होंने मौत के मुंह से बचाया और वह उनके परिवार का सदस्य बन जाता है। और कैसे वह हर रोज उसकी दिनचर्या क्या रहती है। जैसे ही यह लेखिका अपने कॉलेज से आती है, यह गिल्लू उछल कर उनके कंधे पर आ बैठता है। और ये सुंदर सी कहानियाँ, सुंदर से रेखा चित्र उन्होंने बनाए हैं गिल्लू के, सोना हिरनी के। और यहाँ पर हम रानी, एक सुंदर सी घोड़ी है, उनकी सवारी के लिए लाई गई है, उसका देखते हैं चित्रण कैसा है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं का या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा, जो घर का नौकर है उसको बोलते हैं रामा, ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया, मेमोरेंडम दिया, क्या कि हमारे पास घोड़ा न होना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप के सामने कैसे मांग रखते हैं। देखिए, बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? सफ़ेद घोड़े पर बैठोगे? छोटा सा घोड़ा।
तुम कहो के साथ ठेलम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। रामा ने बताया था ना कि सफ़ेद गधों पर बैठकर उनको बाहर देश निकाला दिया जाता है, तो इसलिए हमें सफ़ेद घोड़ा नहीं चाहिए, ये तो गधा होता है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। पिताजी भी बड़े हैं, हाँ, बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। देखिए, एक टट्टू आ गया है बरामदे में। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। छुट्टन नाम का साइस जो घोड़े की देखभाल करता है उसको रखा गया। एक तो रामा था और ये छुट्टन भी आ गया। देखिए क्या होता है। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित भी हुए। छोटे हैं बच्चे अभी, हाँ, इतने बड़े नहीं है कि स्वयं कुछ कर सके। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। क्यों भाई, इनके लिए इसके ये अभी तो आई है घोड़ी और उसके लिए इतनी सुविधा हो गई है, और हम कब से कहते थे हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। तो हम 5 दिन तक तो उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। क्या? ताज रानी। ताजमहल का चित्र हमने सब देखा था, और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए कि ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया, और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। छोटे बच्चे हैं, बस यही सोचने लगे कि यह ताजमहल की रहने वाली एक घोड़ी है, उसको वहाँ से निकाल दिया गया है और हमारे पास आई है बेचारी, तो उसके प्रति रुष्ट रहना ठीक नहीं है। देखते हैं अब वह रानी कैसी दिखती थी। उसका पात्र परिचय। वह इतनी सुंदर थी कि अब उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बालों का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई
होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतिताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। कोई बात नहीं, अगर रानी हमारे कमरे में नहीं आ सकते तो हम तो उस बरामदे में जा सकते हैं। तो सारे के सारे खिलौने लेकर सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। रानी को क्यों लाया गया था? घुड़सवारी के लिए। तो फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य, छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। घोड़े पर बैठने के लिए बनाया गया जो आसन है ना, उसको बोलते हैं जीन। मेरे और बहन के लिए सामान्य, छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन के साथ दौड़ता हुआ हमें वह घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? हाँ, कोई घोड़े की लगाम पकड़कर हमें घोड़े को चलाया और हम वैसे के वैसे बैठे रहे? नहीं, हमें हमारे हाथ में लगाम हो और हम घोड़े पर बैठे तो कितना आनंद आता है। तो देखते हैं क्या होता है। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था, क्योंकि वहां पर वह बंधी रहती थी। केवल बैठना फिर उतर जाना, बैठना फिर उतर जाना। फिर भी इसमें भी आनंद लेते थे। अंत में एक दिन क्या होता है, देखिए अब यही मेन घटना है। अंत में एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके, उसके ऊपर जीन नहीं डाला गया है, उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अपनी अधूरी शिक्षा की परीक्षा, पूरी परीक्षा दे रहे अभी, क्योंकि अभी सवारी करना नहीं आया है। क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध हो रहता है। अतः उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की जो नेवला है वह रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। कुतिया है जो वह। और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। ऐसे हम अपना मजा लेते थे। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। अभी दोपहर का समय है, घर के सब लोग सो रहे हैं और ये तीनों बच्चे रानी को अस्तबल से छोड़कर बाहर ले आए हैं। अब रानी भी खुली है और ये तीनों बच्चे भी उस पर बैठने का प्रयास करते हैं कि हम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से इसके ऊपर बैठे। देखते हैं क्या होता है। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की जाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी।
चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी हो गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। मगर अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार महादेवी को तो अपने ऊपर से गिरा दिया रानी ने। क्या होता है देखे। अब पछतावा कर रही है कि ये मैंने क्या कर दिया। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर भी वह ऐसी करुणा पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगती कि मेरे आंसू आ गए। एक बार, अब दूसरा एक प्रसंग है कि रानी अपने घर को कैसा समझ रही है। देखिए घर की समस्या को कैसे सुलझाती है। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों के वलय की तरह पहना दिए कानों में। छोटे बच्चों की अब प्रकृति होती है, जब भी घर में कोई मेहमान आता है ना तो अपने खिलौने निकाल कर खिलने लगता है उनको दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास इतने खिलौने हैं। तो यहाँ पर भी छोटा है, ये तीनों छोटे हैं भाई बहन। छोटा भाई है अपने नानी से दिए हुए सोने के कड़े हाथ से निकाल कर कानी जो रानी के दोनों खड़े कान थे ना उसके अंदर पहना दिए। हाँ देखे कितना अच्छा लगता है। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछा तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान के खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। रानी अपने पाँव के खुरों से, सॉरी यहाँ पर कान लिखा है, रानी अपने पाँव के खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई कि रानी ही थी जिसके कारण ये हमारे सोने के कड़े वापस आए। शायद हो सकता है कि जो साई छुट्टन था ना उसने देखे हो रानी के कानों में ये सोने के कड़े, तो अभी घर के लोग जाग रहे हैं तो इसको अभी यहाँ पर गड्ढा गाड़ कर छुपा देता हूँ, बाद में जब भी समय मिलेगा तब मैं ले जाऊँगा। मगर रानी ने यह सब देख लिया था और अपने पैरों से वहाँ पर जगह बताई कि यहाँ पर आप खोदिए और वहाँ से कड़े वापस मिले। अब तीसरी एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। शायद वह ब्याई है, अभी उसका बच्चा आया है। छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ और भी है। क्या बताया कि इसके पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था ये बच्चा। भाई ने पूछा कि और भी है? हाँ। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी।
ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेट रहे। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। हाँ, रामा ने बताया ना कि हाँ एक और है। तब बच्चे घोड़ों पर वे, हाँ एक बच्चा और निकाल लेंगे तो क्या होगा कि 3 हो जाएंगे। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, हाँ कि दोनों बहनों के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े घोड़े पर मैं, रानी पर मैं बैठूंगा, ऐसा भाई ने सोचा। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। भाई तो सच में चाकू ले आया शाक काटने का कि इसका पेट चीर डालते हैं और उसमें से घोड़ा निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मगर मेरे साहस ने जवाब दे दिया, महादेवी कहती है। एक और भी समस्या थी। क्या? कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? पेट काटेंगे तो सही चाकू से, मगर फिर इसको सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। माँ के पास तो छोटी सी सुई है, उससे तो हम सी नहीं पाएंगे। देखो छोटे बच्चे हैं कैसा सोचते हैं। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव, और रानी का पेट चीरकर उसमें से दूसरा छोटा सा घोड़ा बच्चा निकालने की बात भी भूल गए। छोटे बच्चे, हाँ थोड़ी ही बात देर बाद सब बात भूल जाते हैं, कभी कभी आपस में लड़ने लगते हैं, फिर इकट्ठा होकर खेलने लगते हैं। ये छोटे बच्चे। लेखिका यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने साथ जो भी पालतू जीव होते थे उनकी ऐसी ही कहानियाँ रेखा चित्र के रूप में हमारे सामने लेकर आती है। यहाँ पर छोटी सी सुंदर सी घोड़ी, रानी घोड़ी को लेकर आई है। मैं मानता हूँ कि आपको यह रेखा चित्र पसंद आया होगा। नमस्कार।